हेलो स्टूडेंट्स। नो अभी तक हमने पढ़ा वर्किंग कैपिटल के बारे में। फिर वर्किंग कैपिटल में आपका आता है कैश मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट। इसी में लास्ट टॉपिक आपका आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री क्या होती है, उसको मैनेज कैसे करना है, क्यों मैनेज करना है, इन्वेंट्री को होल्ड क्यों रखना है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे और डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है कि जो डिफरेंट प्लानिंग, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट दैट कवर्स द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। अब आपकी इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री मतलब जो भी आपके पास जैसे रॉ मटेरियल है, मतलब जो आइटम आपके पास रखे रहते हैं, जो भी सामान रखा होता है। जैसे आपका रॉ मटेरियल हो गया प्रोडक्शन के लिए, वो रॉ मटेरियल अगर प्रोडक्शन में गया तो कुछ वर्क इन प्रोग्रेस होगा, मतलब आधा बनाया होगा प्रोडक्ट, ठीक है। फिर फिनिश गुड होगा, तो ये आपका इन्वेंट्री कहलाती है, ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है कि पूरा प्रोसेस होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इन्वेंट्री लेवल एंड एंश्योरिंग एडिक्वेट रिप्लेसमेंट इन ऑर्डर टू मीट कस्टमर डिमांड, ठीक। तो इन्वेंट्री लेवल को मेंटेन करना एक एडिक्वेट अमाउंट में, कि जो जब भी कस्टमर की डिमांड आए तो उसको हम कंपनी जो है मीट कर सकती है। अब इन्वेंट्री होती क्या क्या है? इन्वेंट्री इन क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स में अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री होती है, जैसे रॉ मटेरियल, जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं। वर्क इन प्रोसेस मतलब जब रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट के बीच में जो प्रोडक्ट का शेप रहता है, ठीक है ना, पूरी तरह बना होता है और रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होता है, बट फिनिश गुड नहीं, पूरा नहीं बन पाता है, बीच में इसका स्टेज रहती है, वो आपका वर्क इन प्रोसेस होता है। और फिनिश गुड। सर्विस इन्वेंट्री की बात करें तो ऑल द एक्टिविटीज़ जो भी कस्टमर के आने के पहले जो भी चीज़ें होती रहती हैं वो सर्विस इन्वेंट्री कहलाती है। नेक्स्ट आपका आता है इन्वेंट्री पॉलिसी। इन्वेंट्री की क्या पॉलिसी होती है? तो इन्वेंट्री दो क्वेश्चन ही को एड्रेस करती है कि व्हेन टू ऑर्डर एंड हाउ मच टू ऑर्डर। कब ऑर्डर करना है और कितना करना है। कब मतलब ऑर्डर करना है, क्या मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, ठीक है, आपको मालूम है कि आज जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में रॉ मटेरियल है वो 10 दिन चलेगा, उसके बाद आपका वो पूरा फिनिश हो जाएगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने दिन में आप रॉ मटेरियल ऑर्डर करते हैं तो आता है, ठीक। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कितने टाइम पे आएगा, कितना मंगाना है, ध्यान में रखते हुए आप ऑर्डर करेंगे, ठीक, कब करेंगे। और हाउ मच टू ऑर्डर मतलब आपको कितना ऑर्डर करके मंगाना होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब है रीज़न फॉर कैरिंग इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री रखने के रीज़न क्या है? तो ये डिफरेंट पॉइंट हैं। जैसे पहला है प्रोटेक्ट अगेंस्ट लीड टाइम डिमांड, नेक्स्ट है मेंटेन इंडिपेंडेंस ऑफ ऑपरेशन, बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड, बफर अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक परचेज ऑर्डर। अब इन पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी लीड टाइम आपके पास है वो आप बचा सकें। मतलब ऐसा ना हो कि हमारा प्रोडक्ट बना लिया है और रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया और हमारे पास आगे बनाने के रॉ मटेरियल है ही नहीं, ठीक। तो वो टाइम आपका वेस्ट जाएगा जिसमें आप ऑर्डर करेंगे, फिर मटेरियल आएगा, फिर आप प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे। तो ऐसा वेस्टेज टाइम का ना हो, वो गैप ना आए, इसलिए हम इन्वेंट्री को कैरी करते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑपरेशन मेंटेन करना, यानी और जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है उसमें कोई भी गैप ना आए, वो स्मूथ वे में चलता रहे। नेक्स्ट है बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड, यानी जब भी मार्केट में डिमांड आ रही हो हम उस डिमांड को थ्रू सप्लाई फुलफ़िल करते रहें, उसमें कोई गैप ना आए, तो एक बैलेंस मेंटेन रहे कि जब डिमांड आई हमने सप्लाई कर दिया, ठीक। तो अगर हमारे पास इन्वेंट्री रहेगा फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो चाहे रॉ मटेरियल फॉर्म में, अगर हमारे पास रहेगा तो हम उस डिमांड को पूरा कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। बफर अनसर्टेनिटी, यानी बफर मतलब बफर क्या होता है कि एक तरीके से कुशन, ठीक। तो बफर स्टॉक रखते हैं, ठीक, कि अगर हमारे पास कभी ज़्यादा आ गया मतलब प्रोडक्शन हमारा चल रहा है तो उसमें कहीं से कोई भी ब्रेकेज ना हो,
वो स्मूथली चलता रहे। तो हमारे पास अगर बफर में इन्वेंट्री रहेगी तो हमारा प्रोडक्शन स्टॉक नहीं होगा। अगर फिनिश गुड भी है तो भी अगर बफर में है तो जैसे डिमांड और आ रही है हम प्रोडक्ट फिनिश गुड्स को भी मार्केट में बेच सकते हैं। इकोनॉमिक परचेज ऑर्डर मतलब कि हम जो भी परचेज़ कर रहे हैं उसमें भी इकोनॉमिकली डील कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा ना मिले हमें, ठीक है, जो डिस्काउंट वगैरह वो भी है, तो इकोनॉमिक परचेज ऑर्डर रहेगा। अब हम बात करते हैं रीज़न फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री। तो वही सेम चीज़ें हैं कि अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, कोई अनसर्टेनिटी ना हो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। कस्टमर को एश्योरेंस है कि हमारे पास हमेशा अवेलेबिलिटी है, कस्टमर की डिमांड है तो हम सप्लाई करते रहेंगे। कोई भी सेल्स में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं वो उनको नहीं हो जाएंगे अगर हमारे पास इन्वेंट्री प्रॉपर वे में होगी, ठीक है। प्रोडक्शन वेरिएशन हैंडल कर सकते हैं हम इजीली वे में। इकोनॉमिक लॉट साइज़ को बना के रखेंगे। इकोनॉमिक लॉट साइज़ मतलब हमें बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा ना पड़े कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। रॉ मटेरियल को स्टोरेज प्रोवाइड करना है। अगर स्ट्राइक वगैरह हो गई, कभी काम रुक गया तो उस वजह से भी हमारा जो भी प्रोडक्ट वगैरह का बन के तैयार रहेगा तो हमें मार्केट में ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि हम प्रोडक्ट ही नहीं सेल कर पा रहे हैं। तो इस पर कोई स्पेकुलेशन है, कोई प्राइस वगैरह कॉस्ट चेंज हो रही है, ठीक, कोई डिस्काउंट वगैरह अवेल करना है हमें, तो ये चीज़ें हम अगर हम इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं तो ये हमें प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। इस वजह से इन्वेंट्री को दीज आर द रीज़न फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री। अब है मोटिव फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री। अब ये जो मोटिव हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो आप देखिए सेम जो हमने कैश मैनेजमेंट में मोटिव पढ़े थे, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव, सेम यहाँ भी आके हैं। ट्रांजैक्शन मतलब कि प्रोडक्शन और सेल्स हमारी चलती रहे, उसमें कोई भी विघ्न ना हो, कोई भी रुकावट ना आए, ठीक, यहाँ पे ट्रांजैक्शन मतलब ये होगा। सेकेंड है प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी मतलब कि अगर डिमांड आ रही है, ठीक, तो हम प्रॉपर वे में मतलब हमें डिमांड में चेंज हो रहा है मान लो, क्योंकि रिस्क रहती है मार्केट में, ठीक, तो डिमांड ज़्यादा हो गई किसी चीज़ की तो एटलीस्ट प्रिकॉशनरी वे में हमारे पास इन्वेंट्री है कि हम उसको सप्लाई कर सकते हैं, ठीक, हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा और डिमांड ज़्यादा हो गई, हमने रॉ मटेरियल नहीं रखा है तो फिर हम प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, ठीक, तो फिर हम मार्केट में उसको सेल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव यहाँ मतलब है कि जो प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है, मान लीजिए रॉ मटेरियल का दाम घट रहा है, ठीक है, या बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से हम उस प्राइस फ्लक्चुएशन को अकॉर्डिंग हम अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे ताकि उसकी जो भी अपॉर्चुनिटी है वो हम अवेल कर सकते हैं प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, ठीक। अब रॉ मटेरियल हम इन्वेंट्री क्यों होल्ड कर रहे हैं, ताकि हमारे जो भी परचेज और प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो स्मूथली चलती रहेगी, ठीक। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हम क्यों करेंगे, ताकि प्रोडक्शन और सेल्स एक्टिविटी हमारी अलग अलग रहेगी, ठीक। एक तरफ प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास फिनिश गुड है, तो अपनी सेल्स एक्टिविटी चलती रह रही है। तो उसमें ऐसा नहीं कि सेल्स हमें सेल करना है तो जब तक प्रोडक्शन का हम वेट कर रहे हैं कि प्रोडक्शन होगा फिर प्रोडक्ट बनेगा तब हम उसको निकालेंगे, नहीं, हमारे पास पहले से प्रोडक्ट बना रखा है इन्वेंट्री तो वो सेल में चल रहा है, उसकी सेल हो रही है, तो ये दोनों सेपरेट एक्टिविटी रहेंगी। सेमी फिनिश गुड, तो एक प्रोसेस या एक डिपार्टमेंट और वर्क सेंटर को अलग अलग रखना, ठीक। सेमी वही आपका जो वर्किंग प्रोसेस होता है, वही आपका सेमी फिनिश गुड्स होता है। अब डिफरेंट कॉस्ट जो इन्वेंट्री से एसोसिएटेड होती हैं, ठीक। पहली आती है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। अब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री को कैरी करने में जो कॉस्ट लगती है, जिसमें आपकी कुछ कॉस्ट है, जैसे कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट जब हम कैपिटल बोरो करने में हमें लगते हैं, यानी इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट जो कर रही है कंपनी, ठीक, रॉ मटेरियल ख़रीदने में, ये आपकी कैपिटल कॉस्ट होती है, यानी बोरो करने। तो उसके लिए क्या है कि मान लो मटेरियल लेना है तो कहीं ना कहीं से कैपिटल भी बोरो करनी पड़ेगी, ठीक। अगर हम लोन वगैरह ले रहे हैं तो उसमें भी इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, तो ये आपकी कैपिटल कॉस्ट होती है। दूसरी होती है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट में क्या आता है
कि जो इन्वेंट्री को हम स्टोर कर रहे हैं तो हमको एक कोई स्टोर रूम चाहिए, ठीक है, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग के चाहिए, रिकॉर्ड उसका पूरा मेंटेन रहे, वेरिफिकेशन उसका चलते करते रहेंगे, अगर कोई ख़राब हो रही इन्वेंट्री तो उसको हटाना है, उसकी इंश्योरेंस करना है, एक वर्कर अपॉइंट करना है जो पूरा इन्वेंट्री का लेखा जोखा करेगा, ध्यान देगा, ठीक है, गार्ड अपॉइंट किया है जो देख रेख कर रहा है कि कहीं चोरी ना हो जाए। तो ये सब होती है स्टोरेज कॉस्ट में। सेकंड आपका आता है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। तो कैपिटल कॉस्ट क्या थी, जो हम फाइनेंस ले रहे हैं इन्वेंट्री को परचेज करने में। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट क्या होगी, जो हम ऑर्डरिंग कॉस्ट है, यानी जिस उसमें हम ऑर्डर कर रहे हैं इन्वेंट्री को, ठीक। इसमें आपका पेपर कॉस्ट है, पोस्टेज कॉस्ट है, फॉलोअप कॉस्ट है, ये सब कॉस्ट भी आपकी इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट आती है सेटअप कॉस्ट या प्रिपरेटरी कॉस्ट, ठीक। तो जब प्रोडक्शन होता है उसके पहले मशीन सेट करना, लगाना पूरा कि किस तरह से प्रोडक्शन होना है, असेंबली तैयार करना, इसमें जो भी कॉस्ट लगती है वो आपकी सेटअप कॉस्ट या प्रिपरेटरी कॉस्ट हम कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका स्टॉक आउट कॉस्ट। ये होती है कॉस्ट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम, ठीक। तो जब आपको आइटम चाहिए, अगर उस टाइम मान लीजिए प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक, अब आपके पास टाइम रॉ मटेरियल नहीं है, तो जब आप रॉ मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं तो उतने टाइम के लिए जब तक रॉ मटेरियल आ रहा है, आपका लेबर खाली बैठा था, आपकी मशीनें नहीं चली, तो एक आइडलनेस हो गई, ठीक है, टाइम आपका वो उतना वेस्ट किया, तो लेकिन आप पेमेंट तो दे ही रहे हैं अगर वर्कर आ रहा है, तो ये कॉस्ट लग गई। अब मान लीजिए आपको डिमांड है, ठीक है, ऑर्डर आपके पास है, लेकिन आपका प्रोडक्ट तैयार नहीं है। अब प्रोडक्ट जब तक तैयार होगा, जब तक जाएगा, तो वो भी एक टाइम गैप आपका आ रहा है, ठीक है। तो उसमें भी एक अगर प्रोडक्ट होता तो आप तुरंत बेच देते तो आपको फ़ायदा होता, ठीक। तो वहाँ भी एक कॉस्ट इनकर हो रही है, ठीक। गुडविल भी इससे ख़राब हो रही है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है या आपके पास रॉ मटेरियल टाइम नहीं है। तो ये सब डिफरेंट कॉस्ट इनकर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री में टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी इन्वेंट्री को हम कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे EOQ है, ABC है, HML है, SED है, VED है, कई डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें यहाँ पे दो टेक्निक इम्पॉर्टेंट हैं, एक EOQ, एक ABC, और जस्ट इन टाइम भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके पहले कुछ एक दो पॉइंट टर्म्स हम डिस्कस कर लें। जैसे है पहला सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, जिसे हम बफर स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है, कि अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन डिमांड या सप्लाई में हो, उस टाइम पे हमारे पास एक स्टॉक मेंटेन रहे, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेफ्टी। दूसरा है लॉट साइज इन्वेंट्री। तो लॉट साइज़ क्या है कि अगर हमें प्राइस, क्वांटिटी या डिस्काउंट है, या हमारा शिपमेंट में कम प्राइस में शिपिंग सब हो जा रहा, ये एडवांटेज लेना होता है, तो हम जितनी इन्वेंट्री चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, मतलब लॉट हम बढ़ा देते हैं, ठीक, जिससे हमें ये सब एडवांटेज मिल जाते हैं, तो उसे कहते हैं लॉट साइज इन्वेंट्री। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होती हैं कि पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी हम स्टॉक रखते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ बता दें, जैसे 2 प्लांट हैं और उन 2 प्लांट में के अलावा 4 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, यानी टोटल हमारे पास 6 स्टॉक कीपिंग यूनिट है, मतलब 6 जगह स्टॉक रख रहे हैं। फिर एक होता है मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल क्या है कि बियॉन्ड जिसके हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलाउ नहीं करता, किससे ज़्यादा हम मैनेज करें। और मिनिमम लेवल मतलब एक मिनिमम इतना ही तो हमें रखना ही रखना है, ठीक। इसे हम सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक भी कह सकते हैं कि मिनिमम इतना तो मेंटेन करना है कि हमारा जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है, सेलिंग एक्टिविटी है, वो स्टॉप ना हो। नेक्स्ट होता है लीड टाइम। तो लीड टाइम क्या होता है, जो टोटल टाइम दैट इलैप्सेस फ्रॉम द प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर टिल द फाइनल रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। आज हमने ऑर्डर को प्लेस किया, ठीक, अब मटेरियल हमें मिल रहा है 10 दिन बाद, तो ये जो 10 दिन का टाइम पीरियड है, ये जो गैप आता है, इसको हम कहते हैं लीड टाइम, ठीक है। जो टोटल टाइम इलैप्स हो रहा है, आज प्लेस किया ऑर्डर और हमें 10 दिन बाद मिल रहा है, तो जो 10 दिन का टाइम आ रहा है, ये हमारा लीड टाइम होता है। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्डरिंग लेवल। तो ऑर्डरिंग लेवल क्या है,
एक तो मिनिमम हमें इन्वेंट्री रखनी है, मैक्सिमम उसके पार जाना नहीं है, तो उसके बीच का जो भी आपका मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो लेवल रहता है वो ऑर्डरिंग लेवल होता है कि हमें कहाँ पे वापस ऑर्डर करना है। फिर डेंजर लेवल है, अगर हम मिनिमम लेवल से नीचे चले जाएंगे तो डेंजर लेवल आ जाएगा, ठीक है, कि वहाँ पे यानी इन्वेंट्री आपके पास अब नहीं बची है तो आपका प्रोडक्शन भी अफेक्ट होगा, सेल्स भी अफेक्ट होगी। एवरेज स्टॉक लेवल क्या है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का, ठीक है, कि हमारे पास एक एवरेज मेंटेन रहे, एडिक्वेट अमाउंट में इन्वेंट्री रहनी चाहिए, ठीक है, ना मिनिमम हो ना बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्रॉस करे, वो होती है एवरेज स्टॉक लेवल। अब हम पहली टेक्निक पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब जैसे नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी उतनी क्वांटिटी हमें रखनी है इकोनॉमिकली हो जो फंड के लिए, ठीक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ना कम है ना ज़्यादा है, ऑप्टिमम लेवल में, ठीक। तो EOQ क्या करता है, ये मिनिमाइज़ करता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को जो भी आती है एनुअल, ठीक। इसका ये फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ये फॉर्मूला है TC इक्वल टू D इंटू C। D आपकी एनुअल डिमांड है, C यूनिट कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी क्या आती है, D अपॉन Q इंटू S। D क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी, S है ऑर्डरिंग कॉस्ट और Q आपकी ऑर्डर क्वांटिटी, प्लस Q अपॉन टू H, ठीक। H क्या है, होल्डिंग कॉस्ट। तो DC आपकी एनुअल परचेज कॉस्ट हो गई, DQ ऑर्डर प्लेस पर ईयर हो गया और Q अपॉन टू एवरेज इन्वेंट्री लेवल हो गया। अब EOQ के कुछ एजम्पशंस हैं, ठीक है। पहला ये है एजम्पशन EOQ का, जो डिमांड है वो कॉन्टीन्यूस है, होती हमेशा रहेगी, स्टेबल है और नोन है, हमें पता है। सेकेंड इन्होंने बताया, कहा सेकेंड एजम्पशन है EOQ का कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है वो कांस्टेंट है और नोन है, ठीक, वो चेंज नहीं है, कांस्टेंट है। और जो रिप्लेसमेंट है वो ऑल एट वंस अकर होता है। अब ये फिगर से आप समझिए, एक्स एक्सिस पे हमने ऑर्डर साइज लिया है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट ली है। अब ये जो ब्लू लाइन ये हमारी जा रही है होल्डिंग कॉस्ट, फिर ये ब्लू लाइन से हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और ये ऊपर कर्व बना हुआ कर्व टोटल कॉस्ट, ये हमारी टोटल कॉस्ट है। तो जहाँ पे टोटल कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट क्रॉस कर रही है, वहाँ से जहाँ भी टोटल कॉस्ट पे टच हो रहा है, तो ये आपका है EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी टोटल कॉस्ट आप जहाँ पे टेंजेंट पे जो मैच कर रहा है, ये आपकी होगी टोटल EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पे आपका आएगा। यानी इतनी क्वांटिटी अगर हम ऑर्डर करेंगे तो हमारी कॉस्ट जो है वो एक ऑप्टिमम यूज़ होगी, ठीक है। तो ये था मेन EOQ। इसमें कुछ न्यूमेरिकल है, वो आगे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्डर पॉइंट। तो ऑर्डर पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे हमें इन्वेंट्री को ऑर्डर करना होता है, ठीक है, हमें मंगाना है, ठीक, कम पड़ रही है तो अब हमें मंगाना है। इसका फॉर्मूला होता है OP यानी ऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू U यानी एनुअल यूजेस अपॉन 365, ठीक, यानी एक साल का अगर हम देख रहे हैं तो एक दिन में कितना होगा, इंटू L इंटू T यानी लीड टाइम इन डे, और SS आपका क्या है, सेफ्टी स्टॉक। तो ये आपका फॉर्मूला है ऑर्डर पॉइंट का। नेक्स्ट है रीऑर्डर पॉइंट, यानी फिर हमें कब जो है इन्वेंट्री को रीऑर्डर करना है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के वर्क ऑर्डर लीड टाइम पे और उसकी डिमांड पे ड्यूरिंग दैट टाइम। ये फिगर देखिए, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे यूनिट है, यानी जैसे से टाइम के साथ हमें कितना कैसे यूनिट मंगानी है। तो नीचे मिनिमम लेवल, जिसके नीचे कंपनी अगर गई, जिसके नीचे अगर स्टॉक हुआ, इन्वेंट्री हुई, तब फिर प्रोडक्शन वगैरह इफेक्ट होगा। और दूसरा है मैक्सिमम लेवल, जिससे ज़्यादा हमें नहीं मंगाना है। उसके बीच में ही हम एक देख रहे हैं रीऑर्डर लेवल, ठीक, जहाँ पे हम फिर से रीऑर्डर, यानी जब मैक्सिमम एक हमने मंगा लिया
ग्रीन लाइन पे हमारे पास इन्वेंट्री है, वो यूज़ होती गई, यूज़ होते होते वो ब्लू के पास आ गई। तो जब ब्लू के पास आई तब हम वहाँ पे इन्वेंट्री रीऑर्डर कर देंगे, इन्वेंट्री का ऑर्डरिंग कर देंगे, क्योंकि उस ब्लू से रेड तक जब तक हमारे पास इन्वेंट्री आएगी तब तक कुछ टाइम लगेगा। तो वो टाइम जब तक इन्वेंट्री आएगी हमारे पास ब्लू से हम रेड की तरफ आ जाएंगे, यानी मिनिमम लेवल की तरफ हमारी इन्वेंट्री पहुंच जाएगी। तो जैसे ही मिनिमम लेवल की तरफ पहुंचेगी वैसे ही फिर अगर हमारे पास उस टाइम इन्वेंट्री आ गई तो फिर हम ग्रीन की तरफ चले जाएंगे। अगर इन केस थोड़ा सा कुछ डिले होता है तब हमारा जो सेफ्टी स्टॉक है जो हमने रखा है, नीचे देखिए एरो बना है सेफ्टी स्टॉक, वो बफर स्टॉक फॉर्म में, वो हम यूज़ करेंगे तब तक। ठीक, तो ये देखिए आपका यहाँ पे लीड टाइम दिया हुआ है कि एक स्टॉक आया हमारे पास जब नीचे मिनिमम जा रहा है, फिर मंगाया, उसको आने में जो टाइम लगा, और ऑर्डर साइकिल है कि एक साइकिल में कितना कैसे हम ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये आपका है रीऑर्डर पॉइंट। अब नेक्स्ट टेक्निक है ABC इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जैसे रैंकिंग दी जाती है A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, वैसे यहाँ पे इन्वेंट्री को रैंकिंग दी गई है। और ये रैंकिंग किस हिसाब से दी गई है, उनके एनुअल यूजेस या सेल्स आइटम कैसे हो रहे हैं, ठीक है, कितना यूज़ है इन्वेंट्री का, कितना सेल हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग को हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ रीऑर्डर किया गया है। तो जो A है वो है हाईएस्ट वैल्यू इन्वेंट्री जो 70% इनकम प्रोड्यूस कर रही है, ऐसी इन्वेंट्री को हम A लेवल इन्वेंट्री की गई है। फिर जो 25% इनकम प्रोड्यूस कर रही है वो मॉडरेट लेवल। फिर जो सबसे कम कर रही है, जिसको हमें ज़्यादा नहीं कर स्टोर करके रखना, वो आती है C यानी लीस्ट वैल्यूएबल प्रोड्यूस। अब ये फिगर आप देखिए ABC इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन में, A आइटम परसेंटेज ऑफ डॉलर वैल्यू यानी इनकम हमें ज़्यादा दे रही है, ठीक, B ये, और C आपका लीस्ट इनकम, ठीक। तो परसेंटेज ऑफ आइटम के अकॉर्डिंग और परसेंटेज ऑफ डॉलर वैल्यू, अब यहाँ इंडिया की बात करें तो रुपी वैल्यू की बात करेंगे, इसके बेस पे ABC इन्वेंट्री को क्लासीफाई किया जाता है। अब स्टेप्स कैसे हैं, तो स्टेप्स है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनुअल यूजेस डिटरमिन करते हैं कि हर एक आइटम का कितना एनुअल यूजेस है इन्वेंट्री का, ठीक। फिर हम एनुअल डॉलर यूजेस या एनुअल मनी के फॉर्म पे यूजेस हम कैलकुलेट करेंगे कि किस इन्वेंट्री से हमें कितना ज़्यादा क्या कहते हैं आपको इनकम जनरेट हो रही है। उसके अकॉर्डिंग आप इनको आइटम्स को शॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक। फिर आप एक्यूमुलेटेड एनुअल डॉलर यूजेस कैलकुलेट करते हैं, उसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, और उसके बेस पे फिर ABC में आप क्लासीफाई कर देते हैं ग्रुप को, ठीक। तो ये था हमारा ABC, ये होता है एनुअल डॉलर यूजेस के बेस पे इन्वेंट्री को क्लासीफाई करना। नेक्स्ट हम है यहाँ पे HML। तो HML ABC की तरह ही है, बस यहाँ पे क्या, हाई, मीडियम एंड लो। H मतलब हाई, M मतलब मीडियम, L मतलब लो। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन होता है ऑन बेसिस ऑफ प्राइस पर यूनिट, ठीक। इनके बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं इन्वेंट्री को कि हमें इन्वेंट्री हाई ज़्यादा रखनी है, एक कम रखनी है, या मीडियम पे रखनी है। क्या बेसिस होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक। तो ये आपका HML है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जस्ट इन टाइम। अब जस्ट इन टाइम क्या होता है, जस्ट इन टाइम मतलब टाइमली हर चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक। टाइमली मतलब ये कि जब आपको इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट हो, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो, उस टाइम आपके पास रॉ मटेरियल रहे जिसको आप पूरा यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे एक आ गया है, इसकी फ़िलॉसफी मेनली ये बेस है कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स का प्रोक्योरमेंट है वो हम तभी करें जब उसकी ज़रूरत हो, ठीक। मतलब हम उसको बहुत ज़्यादा होल्ड करके ना रखें, ठीक। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे पास इन्वेंट्री है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या सेमी फिनिश प्रोडक्ट हो या फिनिश प्रोडक्ट हो, वो कभी इन्वेंट्री हमें रखनी नहीं पड़ेगी, वो हमेशा नील रहेगी। मतलब हमें फिर कोई वेयर हाउस, स्टोरेज, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी नहीं।
जब हमें ज़रूरत है हमारे पास रॉ मटेरियल आया, हमने प्रोडक्शन किया, तुरंत निकाल दिया, सेल आउट कर दिया। तो ये जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम था। ये फाउंड किया था टाइची ओनो ने। ये वाइस प्रेसिडेंट थे टोयोटा जापान से, ठीक। और उसके बारे में आप जानते हैं टोयोटा की कि इम्प्लीमेंटेड टोयोटा मोटर कंपनी है जापान की। अब तो जस्ट इन टाइम हमारा क्या कहता है कि जब हमें इन्वेंट्री की ज़रूरत हो, रॉ मटेरियल की उस टाइम रहे, और वो हमारा जब प्रोडक्शन हो रहा है, फिनिश गुड हो चाहे सेमी फिनिश गुड हो, वो तुरंत हमारा निकल जाए, तो हमारे पास कोई भी हम इन्वेंट्री हमेशा नील रहेगी, ठीक। तो ये हमेशा जस्ट इन टाइम क्या तो ये कहती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आइसोलेट इन्वायरमेंट में रहकर जस्ट इन टाइम होल्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जस्ट इन टाइम कहते हैं कि इनके पास कोई वेट टाइम नहीं है, ठीक, और बैलेंसिंग ऑफ कन्वीनियंस टाइम्स। इसका मतलब ये है कि ये सिंगल यूनिट प्रोडक्शन के लिए जो है जस्ट इन टाइम ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक। यहाँ पे क्या है कि जो भी वेस्टफुल है उसको कॉन्टीन्यूसली एलिमिनेट करते जा रहे हैं। वेस्टफुल यूज़ ऑफ रिसोर्स, यानी कोई भी रिसोर्स का वेस्ट नहीं हो रहा है। आपको रॉ मटेरियल ज़रूरत है, रॉ मटेरियल आया, तुरंत प्रोडक्शन हुआ, तुरंत वो प्रोडक्ट बन के चला गया। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप रॉ मटेरियल रखा है या प्रोडक्ट रखा है तो ऑब्सोलीट हो गया या ख़राब हो गया या बरसात में सीलन आ गई, ठीक है, चूहा ने ख़राब कर दिया, तो जो वेस्ट है वो एकदम ख़त्म हो जाता है, ठीक। अब इसके कंपोनेंट क्या है टू एलिमिनेट वेस्ट? एक तो बैलेंस इस्टेब्लिश करना, पूरा एक सिंक्रोनाइज वे में फ़्लो होता रहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, सामान आ रहा है, बन रहा है, निकलता जा रहा है, कहीं भी कोई स्टोरेज नहीं है। डूइंग इट राइट द फर्स्ट टाइम, ठीक। ये एटीट्यूड होना चाहिए क्वालिटी के लिए कि सही करें, पहली बार में ही हम सही करें, मतलब पहली बार ही हमने पढ़ा, पहली बार में समझ में आया, पहली बार में टॉप करें। वैसा है कि पहली बार में ही चीज़ें सही सही बनती जाएँ, ठीक, ताकि हमारा वेस्ट नहीं होगा। और एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट सिंपल इसमें इम्पॉर्टेंट है कि खाली वो इन्वेंट्री डाइजेशन प्रोग्राम के लिए नहीं हो, उसका एम्प्लॉय इस तरह से इन्वॉल्व हो जस्ट इन टाइम में कि कोई वेस्टेज वगैरह क्रिएट ना हो। क्योंकि अगर एम्प्लॉय अच्छे से चीज़ें मैनेज करेगा तभी जस्ट इन टाइम में जो वेस्ट मैनेज की बात है कि वेस्ट रिसोर्सेज ना हो, उसको एलिमिनेट करना है, पूरा हो सकता है। तो इन्वेंट्री क्या है, नेसेसरी ईविल भी है एंड हर्डल भी है, ठीक है, इन द प्रॉब्लम। इफ़ यू विल बाय अ थिंग यू डू नॉट नीड, यू विल नीड अ थिंग यू डू नॉट बाय। तो अगर ऐसी चीज़ें हम रख लेंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है तो फिर हमें ऐसी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी जो हमारे ज़रूरत की हैं। ये कहावत भी एक है कि अगर हम बेकार की चीज़ें पे पैसा लगाएंगे तो हमें एक टाइम ऐसा है कि सही चीज़ें अपने घर की बेचनी पड़ जाएंगी। तो वही चीज़ इन्वेंट्री में भी है, ठीक है। तो ये था टॉपिक हमारे इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री क्या होती है, कंपोनेंट क्या होते हैं, फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, वर्क इन प्रोसेस, होल्डिंग इन्वेंट्री, होल्ड करने के रीज़न क्या क्या हैं, ठीक है, मेंटेन क्यों करना है, फिर उसके मोटिव्स ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, जो ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव। देन यू हैव द टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री, EOQ, ABC, HML एंड दिस इज़ JIT, ठीक। और कुछ और टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी कि मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या है, मिनिमम इन्वेंट्री क्या है, ऑर्डरिंग लेवल क्या है, रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी आती हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो ये आप टॉपिक देखिएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you are most welcome to ask your queries and get clear it. Okay, so thank you.